आज की शाम एक ऐसी शाम है जिसका लोग कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से इंतजार कर रहा है कि वो वक्त आएगा जब हमारी मुलाकात हमारे सामने होंगे। श्री अमिताभ बच्चन साहब आज हमारे बीच में हैं। और आज की शाम हम लोग पूरी शाम उनके नाम से डेडिकेट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और एक कोशिश है, प्रयास है हमारे पूरे परिवार की ओर से, एलाइटन फैमिली की ओर से, कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं तो वे अपना स्थान पीछे ग्रहण कर लें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भावना सुमैया जी से कि वो प्लीज टेक यू सीट, बिकॉज कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। और हमारे जितने मीडिया भाई हैं, प्लीज पूरा मौका मिलेगा फोटोग्राफ्स खींचने का। भावना जी प्लीज प्लीज आप लोग सभी लोग पीछे चले जाइए, पूरा मौका मिलेगा प्लीज। अभी आज हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और शुरुआत से लेकर 70s, 80s, 90s और 2000 की तमाम फिल्में हम लोगों ने मिल के देखी हैं और कुछ अच्छे क्लिप्स हमने निकाले हैं, सीन्स निकाले हैं और हम लोग यहाँ सब शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जो किसी ने फिल्में नहीं देखी हो और आपने भी शुरू में फिल्में की होंगी लेकिन अब भूल गए होंगे, इतनी पुरानी बातें हो गई हैं, कुछ सीन्स हैं जो यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए शुरुआत। किसी मत से बन जाए देखिए पता चल जाएगा ये हिंदू के होते हुए ये दूसरा मत कहां से पैदा हो गया। गुरु, मैंने तुम्हें अपनी जान की कसम दी थी ना? उसे छुपा कर रखा है। अभी तो मैंने इसका थोड़ा बिगाड़ने की कसम खाई है। आशिक तो बड़े मजे का पाल रखा है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा बाप। हम नाम पूछ रहे हैं, ये रिश्ते की बात कर रहा था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया कितनी रंगीन है। और अरे जैसा माल रहता था, घंटे का रेट अलग, रात भर का रेट अलग। रात भर एक रात भर का रेट 250 का। ठीक है। हाँ जी। और आजी ने पुत्र कल की है बहुत चढ़ रहा है। नहीं तो तुम भी कम है। कम आया है। जुतियां ले जा मेरे बिल्लों को। खुद नहीं के तो बाप बेईमान तो सारा खानदान बेईमान। और आज ताकत का बात तो कान खोल कर सुन ले। अगर आपकी किचाई का मुंह देव ना तो कूड़ा उतराया लगवा। हाँ क्या महाराष्ट्र ने मला सर्व काही दिले, नाव इज्जत पैसा, याबद्दल मी उभ्या महाराष्ट्राचा आभारी आहे। You're not true intellectuals here. That's why don't you really idiot what future is the stake. You're making ad film all our life after the minister. You will be making ad films. What about the guy that will come from behind and say, "Hello Rose, all like DJ Romero."
conversation with some important people and was unable to give me the autograph. And I was absolutely heartbroken. So I can understand what it must feel when children, young people, women, elders come forward and ask for my autograph. It's their love and their affection. We are existing because of them. And if we can't satisfy just this little need, this little urge of theirs, that's not fair to them. ये कुछ पुरानी फिल्में थी, कुछ पुरानी यादें थी। ऐसे हमारे साथ में बाल्की साहब हैं जिनकी आपने अभी फिल्म देखी है, पा, जोरदार ताली होनी चाहिए। और मुझे बहुत मजा आया जब अंदर गया, क्योंकि देखा कि सीट ही नहीं है बैठने की, इसलिए मैं बाहर आके खड़ा रहा पूरे 2.5 घंटे। सिर्फ आप लोगों का इंतजार करा था, आप लोग बाहर आए यहाँ पे वेलकम करने के लिए आप सभी का। और वाकई ये क्रेज बहुत सालों बाद नजर आया, जो पा में मुझे दिखा आपकी ओर से। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भावना जी से। भावना जी हमारे एनलाइटन फिल्म सोसाइटी की बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और हम सभी को मार्गदर्शित करती रहती हैं। एक बार जोरदार तालियां भावना जी के लिए। 2 years ago, I was introduced to Enlighten Films and the two young boys, Pranav and Jimmy, at this very theatre, Cinemax. They told me that Enlighten Film Society is the biggest film society. I did not believe them. A week later, they came to my house and they asked me to come on board as creative consultant. They said they were into Enlighten the society with Brook Bond Taj Tea. Also, they were scouting documentaries. They were into DVDs. They wanted to get into film production, and they also wanted to get into international projects. My first impression was that they were guys in too much hurry, and I didn't take them seriously. But I enrolled myself and became a member and started coming to the theatre to watch movies. They were quality cinema, world cinema showcased every week, not just in North Bombay and South Bombay, but also outside Mumbai. I discovered over time that their energy and enthusiasm was infectious, and I decided to join hands with them. Over the years, we have held many workshops, master classes with renowned filmmakers, writers, directors, and the episodes and the events have very interesting details and memories. For instance, when Wahida Rahman was discussing Guide after the screening, Wahida ji said, वो दो young लड़के के बारे में बात की थी, मगर वो तो दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा, Wahida ji, वो कब से आपके आसपास खड़े हैं and staring at you without blinking. When Nasiruddin Shah was coming for the DVD function, the boys went to a separate, different gate to fetch him because they had forgotten where they had to stand. When Farhan Akhtar was coming to the event, they arrived for the function wearing suits. And when I raised my eyebrows, they said, "Ma'am, you have to be sensitive to us. We have to wear suits. If we don't wear suits, nobody will recognize us." This morning also they asked me, "Do you think Mr. Bachchan will come in a suit? Because we are dying to wear a suit." So I said, "I don't know." We have been thinking of hosting a Bachchan retrospective for quite a while, but we were waiting for the right time. This year, we decided was the right timing because Mr. Bachchan completes 40 years in show business. Starting with Saath Hindustani in 1969 to Teen Patti, released last week. Long journey. It is not easy to choose from 171 films and 40 years which film to represent every decade, but we had to make a very restrained choice.
and we chose 4 films, one from 70, Diwar, from 80, which was 80, Silsila, 90, Agnipath, and 2000, Pa. Before we chose Pa, there was a discussion amongst us members. We said there are going to be other releases too after Pa, because Pa was released last year, 2009. But all of us unanimously agreed that no matter what releases came, we always stick to Pa because it's a movie that touches your heart. I think we should first see the 70s story and then get into discussion. So now we have prepared 4 separate showreels. There's so many films of Mr. Bachchan, everybody has their favorite choices. So we decided that rather than have one common AV, we have prepared 4 separate AVs representing every decade. We will see a showreel from every decade. We'll invite Mr. Bachchan here. I'll have an in conversation and let's see how it goes. Can we have the showreel of 70s? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? क्यों एक्सपेक्ट करते हो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा? तुम हंसो तो मैं हंसता रहूं, तुम बोलो तो मैं मोहब्बत करता रहूं तुम्हारे साथ। नहीं है तो मेरी खुशी का ख्याल क्यों नहीं किया आपने? मेरी जिंदगी की एक ही मकसद थी, उसे क्यों इस बेरहमी से कुचल दिया? तुम्हारा प्यार झूठा है, तुम्हें आशा तो नहीं उसके जिस्म से क्या? अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर। इस इलाके में नए आए होता है, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। बैठने को न कहा जाए, शरारत से खड़ा हो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे काम का खाना है। तेरे मेरे मिलन की ये रना, हो तेरे मेरे मिलन की ये रना। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, किस काम के तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक बात जा सकती है। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या क्या होना आदर्शों में? एक 4-5 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, एक घर की वर्दी। देखो, देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? पीटर, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अपने आदमी से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंके। कभी मेरे दिल में आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बना गया है मेरे लिए, कि
मुझको बना गया है मेरे लिए। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जिसने 25 बरस अपनी माँ को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखा हो, उनसे क्या डर लगेगा? Because you are sophisticated rhetorician, intoxicated by the exuberance of your own verbosity! My name is Anthony Gonzalez. Wait, my name is Anthony Gonzalez. मैं दुनिया में दिल भी है खाली, घर भी है खाली, रहेगी कोई किस्मत आए जिसमें भी याद आए, जब चाहे चली आए, जिसमें जब चाहे चली आए, रूप में है प्रेम गली होली नंबर 4। मशहूर मुझे डॉन का इंतजार तो 11 कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। होते हुए आते हैं सब, होते हुए आते हैं सब, अच्छा हुआ तो आएगा। वो मुबारक सिकंदर, वो मुबारक सिकंदर, जाने मन लाएगा। भाई जमेगी खूब जमा हवा मिला लो यार, जिंदगी में सिकंदर ने बहुत मिलाया। चप्पल कौन सा? खोलो छेड़े छक्के नो नो नो। And now the moment protocol demands that you introduce the citation. But I'm not going to follow. खड़े रहते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हाथ जरा ऊंचे कर दीजिए। I call upon stage my privilege and honor, Mr. Bachchan. मीडिया मेंबर्स, आप लोग ने बड़ा साथ दिया है और बहुत कोऑपरेट किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज कोई भी गड़बड़ मत करिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ गड़बड़ हो रही है। बच्चन साहब, आपसे कोई भी सवाल करूं उसके पहले मुझे लगता है कि हमारे सब मेंबर्स जो हैं वो जानना चाहेंगे कि ये 70s की फिल्म देखकर आपके मन में क्या चल रहा है। लग रहा है कि बूढ़े हो गए। इनमें से कौन सी फिल्म आपको लगा कि आपने अच्छा काम नहीं किया? This is becoming a very boring conversation. In the early 90s, when we started speaking to Mr. Bachchan, we were told that no matter what question you ask him, he replies in monosyllables. मगर बाद में वो बदल गए, तो मुझे लग रहा है कि पहले आप थोड़ा सा हमारे मेंबर्स के साथ बात करिए। They are so excited and waiting to hear your voice. Thank you so much for this opportunity given to me by United, and to give me an opportunity to meet all of you. I think this is a fabulous moment and a wonderful idea to capture the life of some of the artists and the very prominent artists, seniors who have been involved in the Indian film industry.
I've always believed that the film industry has been an integral and a very important part of our culture. But you know, 50, 60, 70 years ago, cinema in India was always looked upon as something that was infradig, something that children from good homes were not allowed to associate themselves with. But how wonderful to see the growth of Indian cinema through all these years, and how acceptable Indian cinema has become to the society of India. And I think I would like to compliment the Indian film industry and its great makers and its artists who have persevered through all these years in making cinema an integral part of our life. हम लोग जब किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं फिल्म देखने के लिए और जब टिकट खरीदते हैं तो हम ये कभी पूछते नहीं कि हमारे बगल में जो बैठा है वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। हम उसका रंग नहीं पूछते हैं, उसकी जात नहीं पूछते हैं। लेकिन हम लोग एक ही सिनेमा हॉल के अंदर बैठकर इस काले घर के अंदर बैठ जो फिल्म देखते हैं उसी गाने को गाते हैं सब लोग मिलकर। जो जोश होती है उसे हम सब सुनते हैं। जहाँ रोना आता है हम सब लोग एक साथ रोते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसी संस्था बची नहीं है जहाँ पर इस तरह का वातावरण, जहाँ एकता हो, एक ही कमरे के अंदर। कहीं भी इसका उदाहरण आता है। So in many ways I feel that Indian cinema is a great integrator. And at a time when all of us are thinking separately, of wanting to do things separately, of bringing divides amongst ourselves, Indian cinema is one entity that is bringing all of us together. And I think I'm very proud to be associated with such a I am grateful to Enlighten to call me here today, and I am here to witness some of the films of mine that have been put together. I am open for any kind of questioning that you may have. These are very early years, and I think I'll wait for you to ask the question. When you have often said about the climax scene of Anand, that how you have prepared, and how Rishika said that this is not what I want. I think that's an interesting episode to communicate with them. When Rajesh Khanna dies in the last scene. Because just now when we were watching the footage, it kind of stood out in memory. Anand came to me through the kind offices of Abbas. Khwaja Ahmad Abbas and worked with in South Hindustani. He took me to meet Rishikesh Mukherjee. I think somewhere he liked what he saw, and he offered me the role in Anand. Anand was a story that was going to be made with, I think with Mr. Raj Kapoor. Rishikesh Mukherjee had a very long and close relationship with Mr. Raj Kapoor, and he felt that this was an ideal character that he should have played. I do not know who was going to play my role. But through time, it finally came to Rajesh Khanna. Rajesh Khanna was the epitome of superstar. He was one artist that defined what a superstar was. And I don't think that the kind of frenzy and the public adulation that he enjoyed, nobody before and nobody after has been able to enjoy that kind of excitement that he created. I didn't have a place to stay, so I was staying with my friend Anwar Ali, who was the brother of Mahmood Bhai, great comedian. And when they came to know that I was offered this role, they were all very excited. So I discussed the characters with them. And then when I talked to them about the climax where Anand, Rajesh Khanna, he dies, and I have to come and weep and express my dialogues. I didn't know how I was going to do it. So during one of my discussions with Mahmood Bhai,
he said, you have to think that Rajesh Khanna मर गया है और तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी, because he was just an unbelievable human star at that point of time, and to think of something like that was just unimaginable. The kind of popularity and the adulation that he had. I mean, it's never been seen before. Having worked with him in 2 films, I was personally witness to many of the things that used to happen to Rajesh Khanna, so I can say that. So his thing was, you have to imagine that he is actually dead. How would you feel? So I prepared myself, and the scene was to be shot later on in the evening, and I think about 2 days before that I stopped eating. I started preparing myself and thinking all the terrible things that could happen to me in my life, death of close friends, family, how to get into that mood. And Rajesh Khanna is lying there, he's going to die, I have to go there and mood. And after these 2 days, when I was just filled up with every possible potential that I had, Rishida called me and said, okay, start sound camera and action, and I just rushed there, and everything that was within me, I just blurted it out. जितना इमोशन था वो सब कुछ मैंने वहाँ निकाल दिया, और मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा शॉट किया है। ऋषिदा ने कहा कट कर, ए ओमी इधर आओ, इतना नहीं करने का, बहुत ज्यादा कर दिया, वापस जाओ, आहिस्ते से आओ, आराम से, इतना एक्साइटेड होने का नहीं है। I went back and then I relaxed. And what you see in the film in the climax is what was finally true. Adding on to that, in the footages we saw that in the same year you played a withdrawn husband in Abhiman, an obsessed lover in Parwana, and a very energetic man in Bombay to Goa. So after learning the lessons with Rishida, कि इतना नहीं कर लेना, how you learned when to switch off, add on, withdraw, and play these different kind of complex characters? I think it has a lot to do with the director, and he has to guide you as to how he wants a particular scene, and how much emotion should be there, and how much energy you should put in. We as artists must follow the director. And when he tells us that you're not doing enough or you're doing less, then we just go ahead and do it. If we are professionals, then we should have the capability and the capacity to be able to enact that scene. So, Abhiman was a fantastic subject, and again, that was a subject that Rishida was going to make with somebody else. Much bigger people were going to be involved in that film. I think Kishore Kumar was being considered, it was written actually for him. And it was very apt because he was this very famous singer. And in real life, his first part was also a very prominent singer. And many people used to like her voice. And therefore the story was designed. But during the making of Abhiman, we were just guided by what Rishida used to say. Rishida was essentially an editor first. And I think that it's very important for every director to have knowledge of editing. Because when a director conceives a film, he knows exactly what he wants. And that is why it makes the job of a director the most difficult, I feel, because he has to have a visual of the entire film much before it is even shot or put together. Rishida, being an editor, had this great advantage of knowing exactly how he wanted which artists to move where. So there were many a times when we would come on set and he would say, "Acha, udhar khade ho jao, udhar se ghumo, idhar chal ke aao, aur idhar baith jao, bas." So I said, "But Rishida, why am I? Bolne nahi, udhar khade ho jao, ghum ke idhar aake baith." So we used to just follow blindly what he used to say. Abhi udhar jao, और ये खड़े होकर के ये डायलॉग पर रिश्ता किसको बोल
बोला ना पूछने के लिए, तो बोलो ऐसे. So he used to go and say. The other thing with him used to be, he was very conservative in all his stories and in the way he made his sets. There were never ever any glamorous sets. If there was a room, he would just use a corner and he would put two flat pieces of set, one like this, and that's it. Nothing on top, nothing on the side, no furniture, nothing. Some, very essential furniture, and that's it. And clothes for artists. Nowadays you have, 10 people designing artists' clothes for them, with this generation. And they will go all over the world and pick up all the expensive and fabulous clothing for them. But Rishita used to never bother about clothes. So when we used to go on set and report on set and say, Rishita, fine, what is the scene? Scene ने कुछ नहीं कहा, तुम बस मेकअप करके जल्दी आओ. अच्छा रिशिता, ये हमारा ड्रेस क्या होगा? ये जो तुम पहना ये ठीक है. So after one or two films, we realized that whatever we are going to wear to go to the studio, he is going to say, you wear this and come on set. Which was a terrible thing for us because we used to go very modestly dressed. So next, the third film, we decided that now we will wear and go what we want to wear in the film. So that when he says, hey, pen ke aao, so it is according to our choice. So there were wonderful stories with Rishita, but always a lot of risk. Well, because you talked about Abhiman, I must say that the music of Abhiman is eternal, and even now it is just incredible. And I have to say this with all due respect to you, that when Rishita and myself we used to go to S.D. Burman's house, which is at the corner of where the Bandra market is now, and now a high-rise is gone. It was called Jet was the name of the house. And when he used to sit and when he used to sing those songs in his voice, it was just incredible. What you hear in the film is not even 20% of what we used to feel when we used to sing those songs. So you can imagine the quality of the music that S.D. Burman created. In the same decade, you were working with Prakash Mehra, Manmohan Desai, Salim Javed, Yash Chopra, and Manmohan Desai did the most outrageous things like get you out of an egg. And you sang that song and also spoke in that very fast tone. You ever questioned his madness and asked him that what are all these things you make me do? Manmohan Desai was eccentric, as you saw from his little clip. But what a genius. Now everything that he did and asked us to do is just unimaginable. They were ridiculous stuff. They were crazy stuff. But for some peculiar reason, it used to work. My first film with Manmohan Desai was a film called Parvarish. And I was shooting with Hrishikesh Mukherjee before that for, I think it was Abhiman, I'm not very sure. And soon after that, almost the very next day, I was doing the first shot with Manmohan Desai in a film called Parvarish. And it was a small little temple constructed. And I'm in uniform and I walk in there and I pay my respects to the god and put the tika and then slowly walk out. So the first day he said, I said, okay. So looking at the moment, मंदिर है वहाँ पर, भगवान की मूर्ति है, तो मैं बहुत श्रद्धापूर्वक यहाँ से चल करके आया, बहुत धीरे धीरे, और आहिस्ते से जा करके मैं ऐसे जो ड्योढ़ी होती है उस पर हाथ रखा और तिलक लगाने जाए तो मन में कट क्या हे अमिताभ यार ये ऋषिकेश मुखर्जी का पिक्चर नहीं है यार, तू जल्दी करना यार, क्या करना है ये बंगाली पिक्चर नहीं है हमको 1.5 घंटा लगा रहा है टिकट लगाने में. The speed of the moment and the energy that was required was, he was an impatient person. एक शॉट खत्म नहीं होता था, he used to say इधर आओ, इधर कैमरा इधर लगाओ, and he was in that, and that used to get reflected in his movies.
I'm sure that today's generation would have loved him and loved to work with him, because I find that today's generation is also very impatient. They don't feel like wasting too much time in what they want to say or do. If you were to count the number of editing cuts in a film like, say, Anand, or earlier films, and count the number of editing cuts that are in today's films, you would find that they are much greater editing cuts now than they are in those early films. पहले समय होता था, थोड़ा ठहराव होता, आराम से डायलॉग बोले जाते थे, कैमरा धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे ट्रॉली पे चलता था, अगर ट्रॉली शॉट लगाना हो, और ज़्यादातर एक जगह पर कैमरा खड़ा करके सब लोग को बोलते थे आओ यहाँ। अब पता नहीं कहाँ ऊपर से नीचे से एक सेंटेंस में 15 कट हो जाएगा। So that's the temperament. I'm not saying this is wrong. I'm saying it's just the way the generation thinks. So that was Manmohan Desai, and he did some of the most craziest things. But It worked. it always worked. I mean, when you look at the opening shot of Amar Akbar Anthony, it is a medical disaster. There are many doctors here. I mean, where in the world will you have 3 people lying in a hospital bed getting blood transfusion from 1 bottle and 3 pipes going into 3 different bottles? But in the movie hall, when the movie started and the credit title was, नाम क्या है तुम्हारा? उधर एक कैमरा उधर पर गया, वो पड़ा हुआ उसमें खून जा रहा है, बोलता था अमर, ये दूसरे पे आ गए अकबर Anthony. By the time that was finished, there was the unbelievable applause, because this mother's blood that was in this 1 bottle was going to the 3 sons. I mean, who would have thought about it? It's just a medical impossibility. Nobody does that. But Manmohan decided it. And it worked. Amitji just mentioned that as years went by, the editing cuts became more and cinema was changing. We will now see the showreel of 80s, but before that, I have to say 2 things. One, it is a very special moment that Amitabh Bachchan is talking about 70, 80, 90, 2000. And 2000's one of the most dynamic and original director, R. Balki, director of Park the Morning, which film you saw, is with us. It's indeed a special moment. And the second, that while Bachchan has been felicitated by so many institutions, organizations, magazines, papers, and the works, this is the first time that a film society, Enlighten, combined with Taj Brookbound, is having a festival of Bachchan films. Can we have the showreel of 80s, please? अमित साबुन होती है जरा साबुन चाहिए ए भाई मैंने साबुन नहीं उठाना याद है और तेरे बाथरूम में कोई साबुन नहीं उठा याद है बचपन में हम लोग एक बार नंगे नहा रहे थे और माया बाथरूम में घुसाई थी और हम लोगों ने योग करने के बजाय योग किया नीला इस थाली पे तुम्हारा नहीं हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती मीरा नाचे थे
आप लेफ्टी हैं, ठीक? आप अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मेरे बाबा कहा करते थे कि दुनिया को अगर सीधा रखना हो तो उल्टा हाथ इस्तेमाल करना कोई सलाह नहीं चाहिए। अकेला जी सकता हूं तो अकेला मर भी सकता हूं। मेरी मेरी मां को मार दिया उसने। क्या वही आदमी है जिसने मेरी मेरी मां। कौन हो तुम? जनाब सनिक, खिड़की तो खोली है। हमारी तारीफ जरा लंबी। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का और नाम है जिसके सर पे हाथ पड़े बचे ना उसका एक भी बाल। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। तुम्हारी माँ हमारे लिए दुआ मांगेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें दुनिया मिल गई। हमें दुनिया मिल गई तो हम सारी दुनिया के सामने खड़ा होकर के बोलेगा कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन। मूछें हो तो मैं दुलाल जी जैसी हो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ना मैं शहंशाह। दुश्मन जान से दुश्मन जान से हारेगा वो है बाजी जब खेले हम भी जान से, हारेगा वो है बाजी जब खेले हम भी जान से, जी जान से। That when they showed me the 70s 80s clipping, I said अरे वो पिक्चर नहीं डाली, फिर कोई और बोलता था अरे वो वाला सीन रह गया। तो everybody had their favorite scenes and songs and everybody wanted to put everything which could not be put in the duration we had to put. Watching these films, one feels that you played the common man, whether it was a coolie or it was you were illegitimate in Lavaris, you had weaknesses. You were an alcoholic in the movie, and the common man identified with you. Do you feel that was the reason why these kind of films were being made, and that's why they worked? That you were the hero and of the common man? ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। ये तो जिन लोगों ने कहानियाँ लिखी उनसे पूछना पड़ेगा, चाहे वो सलीम जावेद हो या प्रकाश मेहरा हो या मनमोहन देसाई हो। सलीम जावेद से कई बार पूछा गया कि आपने ये जंजीर इस तरह क्यों लिखी या दीवार इस तरह क्यों लिखी, तो उनका ये मानना था कि वो एक ऐसा दौर था हमारे जीवन में, हमारे देश के जीवन में, जबकि जो यूथ था, जो नौजवान था, वो बहुत उत्सुक था। बहुत सी बातें जो कि सिस्टम के खिलाफ थी वो नहीं कर पा रहा था, सिस्टम ज़्यादा भारी पड़ गया था, इमरजेंसी लग गई थी देश में, उससे जनता थोड़ी सी नाखुश थी। और एक कैरेक्टर ऐसा उन्होंने पैदा किया जिसने एक चुनौती दी सिस्टम को, अकेले खड़े होकर, तो वो अचानक बहुत ही प्रचलित हो गया। रही बात कि जितने भी किरदार थे, चाहे वो लावारिस हो या मुकद्दर का सिकंदर हो, ये सारे कैरेक्टर्स जो थे वो गुदड़ी के लाल थे।
गरीबी से उठे, गटर में से निकले, निम्न श्रेणी के माने गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बल से, अपने चरित्र से, अपने काम से उन्होंने सोसाइटी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस रखे और वहाँ से विजयी होकर के निकले। तो कहीं ना कहीं मैं अभी कल ही बाल्की से बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं एक होप जो थी नौजवानों में या जितने भी देश के लोग थे, उनका कहीं एक आशा नज़र आती थी। ये एक होप है हमारे लिए, और शायद इसी वजह से उसके साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं। The character was often diffident, anguished, और इसमें से आपका कोई खास फेवरेट किरदार है? जैसे कि मेरा फेवरेट है शक्ति, because he was so misunderstood. Until the end, he never knew that his father loved him. And this film is a landmark film because thespian Dilip Kumar was starred opposite Amitabh Bachchan, and there was so much curiosity about the film. और मुझे आज तक लगता है कि the script was more leaning towards Dilip Kumar rather than you. What was your feelings when you were working with the great Dilip Kumar, who has been your idol? जब आपने पहला वो दिखाया था तो आपको हमने बताया कि किस तरह मैं दिलीप साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और अब भी हूँ। और जब पहली बार उनको देखा तो कैसे मैं दौड़ा ऑटोग्राफ लेने के लिए, और अचानक एक दिन अपने आप को उनके बगल में खड़ा हो पाना, ये एक बहुत ही अद्भुत सपना था जो कि साकार हो गया। और फिर उसके बाद जाकर के एक ही फिल्म में उनके साथ डायलॉग बोलना, काम करना, ये एक इसका बयान नहीं किया जा सकता है। पता नहीं कैसे उसको दर्शाया जाए कि जिसे आपने हमेशा अपना एक आदर्श माना है, आपके आइडल रहे हो वो, और वो अचानक आपके सामने आ गए और आप एक ही प्रोफेशन में उनके साथ काम कर रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। बहरहाल दिलीप साहब के साथ काम करके एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और आपको डर लग रहा था? Were you nervous at all for any scene with him? नहीं, मेरे ख्याल से जब कैमरा ऑन होता है तो डर वगैरह हम लोग सब भूल जाते हैं। अगर हम अपने आप को प्रोफेशनल कहलाते हैं तो फिर एक बार कैमरा जब चल पड़ता है तो फिर हम वो किरदार हो जाते हैं जो हमें करना है, जो हमें बोलना है, जो कहा गया है उसे करना पड़ता है। भले वो हमारे हितैषी क्यों ना हो, हमारे आदर्श क्यों ना हो, हमारे रिश्ते में क्यों ना हो। आजकल कई बार अपने बेटे अभिषेक के साथ काम करना पड़ता है, पत्नी के साथ काम किया है, तो ये भूल जाना पड़ता है कि वो हमारी पत्नी है, ये हमारा बेटा है। अगर उसको हमको थप्पड़ मारना है तो मार ही लेंगे। एक संपूर्ण कलाकार वो होता है जिसमें सारे नवरस हो, और बच्चन साहब का अभी हमने देखा कि he dances, he sings, he is angry, he is emoting. What do you enjoy most? To do the fight sequence, to dance? Because पग घुंघरू में तो बहुत मजे लिए आपने। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह का सीन हो उसको निभाना चाहिए। अगर उसको पूरी तरह यू हैव टू बिलीव दैट ये कैरेक्टर ऐसा है, और फिर उसके बाद जितने भी उसके न्यूएंसेस होते हैं उसको सामने लाना पड़ता है, और ये भूल जाना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं शायद अच्छा ना लगे। कई बार ऐसा होता था। और कैरेक्टर्स देखे 90s की शोरीज में? क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन,
सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बादशाह खान है। इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान। मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीरकर दूध का दरिया बहा दिया। मोहब्बत जिसके लिए मजनू ने सहराओं की खाक जानी। उसी मोहब्बत के लिए काबुल को ये पठान सरजमीन हिंदुस्तान से मोहब्बत का खाय मांगने आया है। जीत हमेशा मोहब्बत का हुआ है। सदियों से यही होता आया है, यही होगा, खुदा गवाह है। The 90s was a very significant decade as an individual, as an actor, as a star, as also a corporate head. And you did different kind of roles, like Khuda Gawah was almost a costume drama. You were very angry in Agnipath. What would you like to say about the 90s? Things were changing for you also as an individual. Can we have the mobiles off, please? मेरे मीडिया के दोस्तों, you guys are very well behaved, 100 out of 100. 90s में काफ़ी कुछ अपना बदलाव आ चुका था मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी, निजी जीवन में भी, और मेरे ख्याल से सिनेमा जो था वो भी बदल रहा था। सलीम जावेद जो कि इतनी खूबसूरत कहानियाँ उन्होंने मेरे लिए लिखी, वो अलग हुए। उसके बाद उन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी। कई बार मुझसे उस ज़माने में पूछा जाता था कि सलीम जावेद ने अगर आपके लिए कहानी लिखी तो आपका क्या होगा। मैंने कहा डूब जाऊंगा। प्रकाश जी और मनमोहन जी के साथ भी काफ़ी फिल्में करने के बाद एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने फिल्में बनाना बंद कर दी। प्रकाश मेहरा एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनको कहानी और संगीत की बहुत समझ थी, और प्रकाश जी कभी इतना ज़्यादा ध्यान जो है वो कैमरा एंगल्स या आइटम नंबर्स इस तरह की चीज़ के ऊपर वो ध्यान नहीं देते। कहानी होनी चाहिए, डायलॉग अच्छे होने चाहिए। खुद लिखते थे वो, कैमरा एक जगह लगा देते थे और सीन पूरा कहते थे आप एक्टिंग करिए। और जहाँ कहीं भी हम लोग रुक जाएं या डायलॉग भूल जाएं कुछ हो तो हम कहीं एक और करेंगे, नहीं 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 जरूरत नहीं, थोड़ा सा कैमरा और आगे ले, हाँ बोलो। तो he never used to bother too much about special camera angles or anything. The story, the content, the dialogue, the moment, that was very important for him. And his stories were so powerful that he never needed to rely on anything spectacular. Manmohan Desai was quite the opposite. He used to design 5 items first. मेरे को एक ऐसा कबड्डी चाहिए जिसमें इधर लड़का लोग उधर लड़की लोग ऐसा हो, फिर वो जाता है। फिर मेरे को चाहिए कि और एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में अगर आग लग जाएगा तो क्या होगा।
Then he used to actually design the song to suit that item that he had in his mind. And when he shot the film, he used to shoot those portions first. And then he used to start writing the links that would link the four. And it is absolutely amazing how he used to think these things, because it's very unusual. He had some basic idea about a story, लेकिन पहले वो ये सब कर लेते, उसके बाद कौन सा सीन जोड़ेगा ताकि ये आइटम पे पहुंच जाए और इस आइटम से दूसरी जगह जाए, ये सब सोच के बनाते। प्रकाश जी इसके ठीक, तो दोनों का अलग अलग काम करने का तरीका। वो जब हमारे जीवन से निकल गए तो एक नए कलाकार आ गए, नए डायरेक्टर्स भी आने लगे। टीनू आनंद, मुकुल आनंद एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से थे, कैमरा की उनको बहुत समझ थी, तो उनकी जितनी भी फिल्म्स आप देखेंगे उनमें आप देखेंगे कि हर एक फ्रेम जो है वो एक तस्वीर की तरह लगता है, पेंटिंग की तरह। और अग्निपथ जब उनके साथ की वो पहली फिल्म थी, तो प्रत्येक फ्रेम जो था वो बहुत ही एक्साइटिंग। और जब उन्होंने कहानी सुनाई तो जब तक हम पहले दिन सेट पे नहीं गए तब तक हमें ये यकीन नहीं था या पता नहीं था कि ये कैरेक्टर जो है ये कैसे बोलेगा, कैसे इसका व्यवहार होगा। तो उस ज़माने में एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर थे जिनका नाम था वरदराजन, और जिनके साथ एक आध बार हमारी मुलाकात हुई। वो धारावी के पास एक जगह है, वहाँ पर गणपति पूजा करते थे बहुत बड़ी, और हम लोग सब जाते थे उस पूजा में। तो वहाँ हमने उनसे मुलाकात की और उनके बोलने का तरीका ऐसे था जिस तरह अग्निपथ में वो कैरेक्टर को। ये जब फिल्म रिलीज हुई थी तब आपने वापस डब किया था ना आवाज को? हाँ, क्योंकि वो यस जौहर जी जिन्होंने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने कहा कि वो थिएटर में पिक्चर बंद करवा रहे हैं जनता, बोल रहे हैं ये अमिताभ की आवाज़ नहीं है और तुम्हारा साउंड सिस्टम खराब है, बंद करो पिक्चर, ठीक करो इसको। Then they started damaging, the theater, ब्लेड लेकर के कुर्सी काट देते हैं। So he got, very worried. So the film was released on Friday. On Sunday I was dubbing again to read up the whole thing in normal voice. लेकिन the original was the best, I felt. और अभी भी जब कभी मैं कॉन्सर्ट टूर वगैरह में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं उनको अग्निपथ के डायलॉग सुनाऊँ, तो वो उस आवाज़ में सुनना चाहते हैं जो पहले थी। आप घर आइए, ये एक अगला दौर था और इसमें नए डायरेक्टर आ रहे थे, उनके साथ मैं मिल गया। खुदा गवाह जो थी वो काफ़ी दिनों हमने इसकी शूटिंग की काबुल में, अफगानिस्तान। और उस ज़माने में भी बहुत सा वहाँ पर विरोध था, युद्ध चल रहा था और बड़ा मुश्किल था वहाँ जाना। वहाँ के जो उस ज़माने में जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह थे, वो हिंदी फिल्म प्रेमी थे और कहीं ना कहीं वो हमारे फ़ैन भी थे। और वो भारत सरकार को कई बार उन्होंने नुमाइंदा भेजा कि किसी भी तरह आप अमिताभ को भेजिए यहाँ अफगानिस्तान। तो जब ये फिल्म आई और जब इसकी लोकेशन की बातें हुई तो हमने सजेस्ट किया कि क्यों ना जा करके अफगानिस्तान में इसकी शूटिंग हो। तो बहुत उन्होंने हमारी खातिर किया, बहुत सारा इंतज़ाम किया ताकि हमारा जो शूटिंग है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। और जब हम लोग शूटिंग करते थे तो एक मज़ार शरीफ काबुल से उत्तर की तरफ एक जगह है, बहुत ही मशहूर जगह है। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत एक मज़ार है वहाँ पर, इसी से उसका नाम बना है मज़ार शरीफ। वहाँ पर हम लोग बुस्कशी जो खेल खेलते हैं वो घोड़े पे चढ़ करके उसे फिल्माने गए थे। तो ऐसा लगता था जैसे हम लोग किसी वॉर जोन में आ गए। था ये एक्चुअली वॉर जोन, लेकिन हम जब शूटिंग भी करते थे तो
ऊपर 2-3 जहाज जेट एयरक्राफ्ट घूमते रहते थे, टैंक्स जो हैं हमारे साथ चलते थे और बंदूकें और आर्मी वगैरह साथ में चलती थी ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा लगता था हम लोग शूटिंग कम करने आए किसी युद्ध में जा रहे हैं। लेकिन बहुत खातिरदारी की उन्होंने और अफगानिस्तान के लोगों ने भी हमारे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया और बहुत ही प्यार से और स्नेह से हमको वहाँ काम करने दिया। वो बहुत ही यादगार दिन थे वो और बहुत ही उनका हृदय बहुत बड़ा है। जितने भी लोग अफगानिस्तान के बहुत स्नेह और प्यार करते हैं, दुश्मनी भी बहुत ज़ोर से करते हैं। अगर वो किसी के दुश्मन हो गए फिर वो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे उसको, लेकिन अगर स्नेह करेंगे तो वो इतना देंगे आपको कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत उम्दा दिन गुजरे हो। मुझे याद है काबुल से आप बहुत बड़ी बादाम भी लेकर आए थे, क्योंकि एक बार मैं जब आपका इंटरव्यू कर रही थी तो आप इतनी बड़ी बादाम खा रहे थे, तो मैंने उसका जिक्र किया था अपने इंटरव्यू में। बहुत सारे किरदार, बहुत सारे रोल्स, सो मेनी प्रोड्यूसर्स, कोरियोग्राफर्स, सो मेनी को एक्टर्स, to get adjusted to everybody's temperament and work, does it call for a special discipline? No, I think that if you know that this is what your character is and this is what